लाइन इसमें कहीं दिखता नहीं है। Yes. Good evening, dear parents and students of Shri Kamartara Public Higher Secondary School, Mandleshwar. We are again into the series of discussion with the parents regarding academics, moral behavior, and the development of the children, especially in the matter of skills and examination. Dear parents, we have been into the long parenting sessions. पूरे साल भर से हम लोग इस ओर बात करते रहे हैं कि हम एक अच्छी पेरेंटिंग कैसे करें, और इस दिशा में हमने पहले बात की थी स्कूलिंग वाले पार्ट पर कैसे की जाए, पेरेंट्स कैसे केयर करेंगे। ये डिस्कशन हम पिछली बातों में कर चुके हैं, और बच्चों को किस दिशा में जाना चाहिए, कैसे उनके मार्गदर्शन करना चाहिए, हाउ टू बी ए गुड पेरेंट्स, इस दिशा में भी हम बात कर चुके हैं। अच्छी हैबिट्स फॉर्म करने के बारे में जो हमने बातचीत की थी कि बच्चे प्रोएक्टिव हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ऑर्गेनाइज हो, प्रोडक्टिव हो, और उन्हें अपनी प्रायोरिटी के बारे में ज्ञान हो, वो अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकें। और ये जिंदगी में हमेशा अपना और दूसरों के बारे में बात करें, थिंक विन विन, और सुनना सीखें, ओपन माइंडेड हो, क्रिएटिव हो और डिसीजन मेकर हो। ये सारे जो बातें हैं हम पिछली मीटिंग्स में कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों से स्पेशल इस मुलाकात के लिए आया हूं, जिसमें हम आज जो बच्चे जिस मोड़ पर खड़े हुए हैं उस संबंध में हमें डिस्कस करना है। हमने पहले भी बात की है कि उनका शेड्यूल एक डिसाइड करें। अगर उनका एक प्रॉपर शेड्यूल होगा तो वो किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन वाली स्थिति में नहीं होंगे। बच्चों को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें कई सारे मेजर्स लेने होते हैं, जिनके बारे में भी बताया था। और आप लोगों से जो उम्मीद हमने की थी कि बच्चों को एक अच्छे पेरेंट्स के रूप में किस प्रकार से आप सपोर्ट कर सकते हैं, वो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस किए थे। हमने कहा था कि बच्चों से जो एक्सपेक्टेशन रखें वो रियलिस्टिक हो, क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ गुजारें, अपने बच्चे की यूनिकनेस को पहचानें, जिसे हम चाइल्ड। और रौनक पाटीदार जी, गुड इवनिंग। और उस यूनिकनेस को ऊपर उठाएं, कुछ रूल्स बनाएं जिनको बच्चे से फॉलो भी कराएं और खुद भी फॉलो करें। बच्चों से अक्सर खुले रूप में अपना कम्युनिकेशन रखें। पेरेंट्स एक मॉडल के रूप में बच्चों से के साथ में रहें, जिससे कि बच्चे फॉलो कर सकें। और डिसिप्लिन के लिए अगर बात करें तो पेरेंट्स के पास निश्चित तौर पर फादर का स्पेशल रोल होना चाहिए, और माँ की सुपरविजन, माता जी की सुपरविजन, मदर की सुपरविजन इस पूरे काम के लिए बहुत आवश्यक है। इन सब चीजों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। एक हेल्दी इन्वायरमेंट घर पर चाहिए। हम इससे पहले वैल्यू इनकल्केशन के बारे में बात किया था, जो उसमें एल्डर्स को रिस्पेक्ट, ओबीडियंस, पंक्चुअलिटी, सेल्फ मैनेजमेंट, पीयर मैनेजमेंट, लैंग्वेज, 87 हमने बहुत अच्छे से एक विशेष प्रकार से बातचीत की थी। अब समय आ गया है एग्जामिनेशन का। सेशन ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने को है, और जब हम इस मोड़ पर आए हैं तो निश्चित तौर पर अभी आज की तारीख में बात करें, कल
रिपब्लिक डे है और उसके एक दिन पहले हम लोग बात कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से सभी पालकों को, सभी बच्चों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में प्रेषित करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस महान राष्ट्रीय पर्व पर एकजुट होकर इसे मनाएंगे और बच्चों के अंदर पेट्रियोटिक सेंस को इंस्टिल करेंगे। डियर पेरेंट्स, जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की तो सबसे बड़ा स्ट्रेस बच्चों के सिर पे आने लगता है। जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चे इस समय जो बहुत अच्छे से स्टडी साल भर करते आए थे वो अभी हेल्दी मोड में होंगे। जिन बच्चों ने बहुत सारा समय कहीं ना कहीं जाया किया है वो स्ट्रेस में होंगे और जब ऐसी स्थिति बन रही होगी तो निश्चित तौर पर या तो बच्चे स्ट्रेस को रिफ्लेक्ट करेंगे या स्टडी से दूर भागेंगे। यहां पर आवश्यकता है आप लोगों से, जो मेरी अपेक्षा है, एग्जामिनेशन के पूर्व सबसे पहले बच्चों को स्ट्रेस से फ्री करें, क्योंकि एग्जामिनेशन ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है जिसके माध्यम से हम किसी बच्चे का मूल्यांकन कर सकें। निश्चित तौर पर अच्छे मार्क्स लाना, अच्छी ग्रेड्स लाना, दमदार परफॉर्मेंस करना अपने हर पेरेंट्स की और हर बच्चे की एक इच्छा होती है, हर बच्चे की एक महत्वाकांक्षा होती है, हर पेरेंट्स की एक महत्वाकांक्षा होती है और ये कोई गलत है भी नहीं, क्योंकि जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ रहना अपने आप में एक सही महत्वाकांक्षा है। माननीय पालकगण, हम अपने बच्चे से क्यों बेहतर रिजल्ट उम्मीद ना करें? निश्चित तौर पर क्योंकि आप भी एक अच्छे पेरेंट्स हैं। इस समय किस चीज की आवश्यकता है? सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है, संगीता यादव जी, गुड इवनिंग। पेरेंट्स को एनालाइज करना है कि बच्चों का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने एकेडमिक्स में अब तक क्या किया है। अगर मैं आपके श्री कवर्ता पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर की बात करूं, हमने वर्ष भर लगभग हर सब्जेक्ट में 4 वेंजे टेस्ट लिए हैं, 2 शायद टर्म 1 के पहले, 2 टर्म 2 के बाद, जो ये बताते हैं कि बच्चे ने उस 25% सिलेबस में कितना अच्छे से किया होगा। पहला एनालिसिस मिलेगा और ये अंक बच्चे की डायरी में मौजूद हैं जो आप उसके एल्मनेक में दे सकते हैं। टोटल गेमिंग चैनल, गुड इवनिंग, बड़ा अच्छा सा टाइटल है। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो उस वेंजे टेस्ट मार्क्स को देखें, इसकी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आए थे उनको देखें और फिर ये डिसाइड करें कि अब बच्चे का आगे क्या करना चाहिए। ये तो वो पार्ट हो गया जो डाटा आपके पास अवेलेबल है। हर पेरेंट के पास अपने बच्चे का डाटा अवेलेबल होगा, क्योंकि वो उसके एल्मनेक में मार्क्स डले हुए हैं, आपने सिग्नेचर भी किए हैं। आप एक अच्छे पेरेंट्स की तरह स्कूल में हर पेरेंट्स मीटिंग में भी आए हैं और उस मीटिंग के दौरान भी टीचर ने आपको बड़े अच्छे से अपने बच्चे के बारे में बताया है। आपका बच्चा अगर बहुत अच्छे से कर रहा है तो आपको रिलैक्स रहने की आवश्यकता है, अगर कहीं ठीक से नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा आपको वर्क करना होगा। दूसरा पार्ट होता है बच्चे की लर्निंग हैबिट को चेक करना। आपका पढ़ने की हैबिट क्या है, वो कितनी देर तक लगातार बैठ सकता है, क्योंकि अभी तक हमने ये बात सोची नहीं कि ये क्यों रेगुलर स्टडी के बारे में स्कूल के प्रिंसिपल हमसे बात कर रहे थे, टीचर्स बात कर रहे थे। हैबिट एक दिन में नहीं बनती, ये एक निरंतर रहने वाली गतिविधि है जो हर पेरेंट्स ने अपने बच्चों में डेवलप करना चाहिए। आज वो समय है आप लोगों के पास। सचिन नामदेव, गुड इवनिंग सर जी। तो अपने बच्चे को कितनी देर तक लगातार बैठ के पढ़ने की हैबिट है, उसकी पढ़ने की हैबिट किस प्रकार की है, बिस्तर पे लेट के पढ़ता है, टेबल चेयर पर बैठता है, या
चलते फिरते पढ़ता है या 20 मिनट पढ़ने के बाद फिर से उठ जाता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से ऑब्जर्व करनी, क्योंकि ये आमतौर पर बच्चों की लर्निंग हैबिट होती है, उनकी सीटिंग हैबिट होती है, उनका स्टडी के प्रति कमिटमेंट बताता है। सीमा भालेकर जी, गुड इवनिंग। अब ये सब समझ लेने के बाद अब चूंकि आपके पास समय कम है, 15 से 20 दिन का समय है, और ये 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14 फरवरी से लोकल एग्जामिनेशन, 15 फरवरी से बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं। तो अब वो समय आ गया है कि अब बच्चों को एक रूटीन में डालने की कोशिश शुरू कर देना चाहिए। आपको अपने बच्चे की स्टडी का शेड्यूल डिफाइन करना चाहिए, लेकिन बिना किसी स्ट्रेस के। बच्चे के साथ इस समय ज्यादा सख्ती से आने के बजाय बहुत ही प्यार से मोटिवेट करने की कोशिश करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, बच्चा तो पहले से ही प्रेशर में है, क्योंकि वो अगर स्टडी करता रहा तो प्रेशर नहीं होगा, लेकिन अगर स्टडी नहीं की तो प्रेशर में है, लेकिन दिख नहीं रहा, क्योंकि वो दिखा नहीं सकता। अब वो आपसे क्या बोलेगा? आप हमेशा उससे ये बोलते रहे बेटा स्टडी कर, स्कूल बोलता रहा स्टडी कर, वो हमेशा टालता रहा। अब वो उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां उसे एग्जाम देना है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन उसे अब याद आ रही है, उसकी खुद की जो एक्सपेक्टेशन है उस अपने आप से वो उसे याद आ रही है, और अब वो परेशान है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसकी स्टडी की प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। जीतू जी ठाकुर और नम्रता जी गुप्ता, गुड इवनिंग। ये जो प्लानिंग उसने नहीं की, जिसके कारण आज वो परेशान हो रहा है। उसने कोई शेड्यूल अपने स्टडी का नहीं बनाया थ्रू आउट द सेशन। जैसे मैं कई बार देखता हूं, कुछ बच्चे होमवर्क को ही अपनी स्टडी मानते हैं और उसके कारण बस वो किया और चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी है जो वो भी नहीं मानते, घर गए, बैग रखा, सुबह लेके चले आए। कुछ बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग स्टडी के लिए होते हैं कि दे कीप स्टडिंग इवन आपने टीचर ने काम दिया है या नहीं दिया। उन्होंने अपना बना रखा है कि मुझे 3 से 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है 5 सब्जेक्ट के लिए। वो आज कंफर्टेबल कंडीशन में होंगे, उन्हें वैसे ही स्टडी करना है, और वो आगे अपनी एजुकेशन को या अपने रिजल्ट को, अपनी एग्जामिनेशन को इजीली एंटरटेन कर पाएंगे। डियर पेरेंट्स, ऐसे बच्चे आज बहुत कंफ्यूज होंगे, और जब ये कंफ्यूज होंगे अपनी प्लानिंग को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर, इस समय आपका उनको साथ देना, आपके द्वारा बताया जाना बहुत मदद करेगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने स्कूल में एक मिशन चलाया, जहां मैं पर्सनली अपने बच्चों के पास गया। क्लास 4 से लेकर क्लास 9 तक के बच्चों से मैं जाके मिला, उनकी क्लास में जाके मैंने उनसे बात की, और बात करने के बाद मैंने एक प्लानिंग उनको दी, जिसे मैंने नाम दिया स्टैंडर्ड रिवीजन प्लान। स्टैंडर्ड रिवीजन प्लान यानी कि एसआरपी। एक एसआरपी उन लोगों को दिया है मैंने, और वो एसआरपी बच्चों ने फॉलो करना शुरू किया है। मैं 6, 7, 8 में मैक्सिमम बच्चों के पास गया, और जब मैंने जाके देखा तो क्या पा रहा हूं कि हर बच्चा उस शेड्यूल को पाने की कोशिश कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन भी जा रहे हैं, जो कतई कवरधारा स्कूल के प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन अब जा रहे हैं। जब उसे पूछा, बोले सर मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। निश्चित तौर पर वो बच्चा वैसे ही बहुत अच्छा है, इसलिए वो स्टडी पे इतना ध्यान दे रहा है, और मुझे आके बता रहा है कि सर थोड़ा सा मैं जिस प्रकार से आपने बताया है उस प्रकार से टाइम नहीं दे पा रहा हूं। तो ये अब छोटी मोटी कंफ्यूजन उनके पास बने हुए हैं। इस बीच एक प्रश्न आया है, मैं इसको जरा हैंडल कर लूं। सर, कंप्यूटर एंड जीके स्टडी पेपर टीचर ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। कंप्यूटर में विदाउट लेसन रीड कराए ही पूरी बुक फिल करा दी है। स्टूडेंट्स को की टर्म का मीनिंग तक नहीं पता है। हालांकि इसमें प्रैक्टिकल्स ज्यादा होते हैं कंप्यूटर साइंस में, लेकिन फिर भी मैं इस बात को देखूंगा, क्योंकि बुक अगर है और अगर कराए गए हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल्स में हर दिन लैब के अंदर व्यवस्थित तरीके से ले जाया गया है। आपके इस प्रश्न को अगर आप क्लास में मेंशन कर दें तो मैं इसको अच्छे से देख करके आप तक इसका जवाब पहुंचाऊंगा।
नमिता जी का एक अच्छा प्रश्न है कि चिल्ड्रन आर फॉलोइंग देयर टीचर्स मोर देन पेरेंट्स, इफ टीचर्स आर गिविंग होमवर्क देन ओनली दे आर स्टडिंग। बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ नमिता जी, क्योंकि बच्चे वास्तव में टीचर्स के फॉलो करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि अभी जैसे मैं क्लास में गया और गुड इवनिंग सोनू जी, जैसे ही मैं क्लास में गया हूँ और जाके जब मैंने बताना शुरू किया तो मैं देख पा रहा था कि बच्चों ने उस प्लान को फॉलो करना शुरू किया है। मैं आप लोगों के सामने मुखातिब भी इसीलिए हो रहा हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी हो कि हमने बच्चों से क्या बात की गई है, हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बच्चों से क्या बात करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। इसमें जो मैं आपसे कहूँगा इस समय, अब बच्चों का प्रॉपर शेड्यूलिंग तैयार करें। आप अपने बच्चे से पूछें, अगर बच्चा 4th ऑनवर्ड्स है वो आपको बताएगा। आल्सो होमवर्क शुड बी गिवन इन 2 सब्जेक्ट इन अ डे। क्लास 4th में बच्चा है ये, और नम्रता गुप्ता जो मैम है इन्होंने कहा है कि 2 सब्जेक्ट में। अगर आप भी क्लास मेंशन करेंगे तो मुझे मैम बेहतर होगा। मैं निश्चित तौर पर आपके इस सजेशन को अपने कुरिकुलम के अंदर डालने की कोशिश करूंगा। आप प्लीज अपने बच्चे की क्लास भी मेंशन कीजिएगा। तो एक प्रॉपर शेड्यूलिंग हो, प्लान बनाएं। अगर आप बच्चों से बात करेंगे तो वो बताएंगे आपको कि हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें क्या बताया है, किस टाइप से हमारा टाइम टेबल सेट होना चाहिए। जैसा कि मैम ने बताया कि हम अपने बच्चों को वो टीचर्स की बात मानते हैं, तो उसी को आपको फ्रेमवर्क में डालना है। इस समय उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है और एक मॉरल सपोर्ट उनको प्रोवाइड कराएं और उनके अंदर पॉजिटिविटी को डालें। इस समय जितना उनको पॉजिटिव बनाएंगे बेहतर होगा। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो आप बधाई के पात्र हैं, वो अच्छा ही करेगा। लेकिन बच्चा अगर कहीं थोड़ा सा रुका हुआ है तो उसे अभी डिप्रेस नहीं करें, उसे अभी क्रिटिसाइज नहीं करें, उसे पॉजिटिव वे में उसकी प्लानिंग के साथ दें। बच्चे को याद दिलाएं कि हम तेरे साथ हैं, हम उसे बेहतर करेंगे। चाहे बच्चा 1 का हो, चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th या 12th, किसी भी क्लास का हो। इस समय सारी बातें छोड़ करके एक ही बात पर ध्यान दें कि बच्चा नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाए। वो किसी भी प्रकार से ये पुस्तकों से भागना शुरू नहीं कर दे, क्योंकि वो उसे लगा बहुत सारा काम करना है। बच्चे को लगा कि मुझे 10 चैप्टर करना है, 10 चैप्टर में कैसे करूंगा, तो ऐसा करते ही नहीं। ये एक उसके मन में फीलिंग आ जाती, क्या होगा, ठीक है ना, 1 बार डांटेंगे, 2 बार डांटेंगे। एक वो फीलिंग अगर उसके अंदर डेवलप कर गई तो वो कभी भी इंप्रूव नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप उससे ये कहें कि बेटा तू तो इतना ही कर ले, आज 1 चैप्टर ही कर ले, नहीं होगा 10, ठीक है कोई बात नहीं। जब वो एक एक करना शुरू करेगा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि एग्जाम आने से पहले वो सारे चैप्टर रिवाइज कर चुका होगा, और उस समय जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस उसको इस एग्जाम के अंदर एक बेहतर रिजल्ट दिलवाएगा। तो इस समय उसे स्ट्रेस नहीं, एक सपोर्ट की आवश्यकता है। मैं अगर आप लोगों से बात करने के लिए अगर उपलब्ध अभी हुआ हूं और मैंने ये समय चुना है, तो मैं सिर्फ यही बताने के लिए चुना हूं कि आप अपने बच्चों को मॉरल सपोर्ट दें और उसकी प्लानिंग में सपोर्ट करें, और उसके एक आधा घंटा भी टाइम बढ़ाया उसने पढ़ने के लिए, 1 घंटे का टाइम भी बढ़ाया, आप अप्रिशिएट कीजिए, ओपनली अप्रिशिएट कीजिए। आप आसपास में जब मिला रहे मेरा बेटा तो अभी आधे घंटे और पढ़ने लगा, अभी तो 1 घंटे और बढ़ा दिया है, या आप उसने 1.5 से 2 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया है। जब आप ये बोलना शुरू करेंगे, ये बात मैं कर रहा हूँ 1 to 5 के बच्चों की, जो उससे बड़े बच्चे उनको 3 साढ़े 3 घंटे की स्टडी आप शुरू कर देना चाहिए। जिनका मैंने प्लानिंग बना के दिया हुआ है, वो प्लानिंग भी लगभग 3 से ये मुझे शायद एक प्रश्न मैथ्स को लेकर के है। मैं मैथ्स डिपार्टमेंट को डेफिनेटली ये भेजूंगा कि मैथ्स में प्रॉपर मेथड के थ्रू बच्चों को सॉल्व करवाएं। टीचर स्टूडेंट को ये पीटीए नहीं होता है, ये पैटर्न नहीं होता है कि ये मेथड का आंसर कैसे आया है। मैं क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाया हूँ, आप इसको और क्लियर करें। मैं निश्चित तौर पर अपने टीचर से, मैथ्स टीचर से बात करूंगा। अगर ऐसी कोई परेशानी है तो वो निश्चित तौर पर इसे दूर करेंगे। तो इस समय आपके बच्चों को आपके एप्रिसिएशन, मॉरल सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और वो एक माहौल आप बना के रखें तो बेहतर होगा।
अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैं क्लास 6, 7, 8 में गया, बच्चों से बात की, मैंने उनसे पूछा कि सिलेबस किस किस क्लास में कितना कितना हो गया, किस सब्जेक्ट में कितना हो गया है, और बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ मुझे सारी जानकारी दी। अब इस समय उनका टाइम टेबल प्लान करना था। अब बच्चों को हम ये तो बोल देते हैं कि पढ़ो, अब क्या पढ़ो, कैसे पढ़ो, हम ये बताने में असफल रहते हैं और बच्चा फिर कंफ्यूज रहता है और वो जो मन में आता है वो पढ़ने की कोशिश करता है। फाइनली उसे लगता है कि ये तो बहुत हौच पौच हो रहा है और फिर धीरे धीरे वो नेगेटिव जोन में जाना शुरू कर देता है। इसलिए प्रॉपर शेड्यूलिंग, प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए इसमें हर एक ऐसा नहीं, अभी टाइम है एग्जामिनेशन में कि आपने एक सब्जेक्ट को, बच्चे ने बोला कि मैं 5 दिन में पहले हिंदी करूंगा, फिर 5 दिन में इंग्लिश करूंगा, फिर 5 दिन में, ऐसा नहीं कर रहा हूं। हर सब्जेक्ट को हर दिन लगातार एक निर्धारित समय देने की कोशिश करें। कारण यह है कि वो एक साथ 5 सब्जेक्ट को या 6 सब्जेक्ट को लेके चल रहा है, तो जितना वो कंप्लीट करेगा आज से 10 दिन के बाद, क्योंकि उसे कम से कम 2 दिन पहले या 1 दिन पहले पूरी तरह से उसी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड का फोकस करना है जो सब्जेक्ट की एग्जाम उस दिन है। लेकिन उसके पहले एक थारो रिवीजन चाहिए। मैंने यह टर्म यूज किया है, थारो रिवीजन चाहिए। थारो रिवीजन का मतलब, माननीय बालकगण इस बात को ध्यान दें, थारो रिवीजन का मतलब है कि बच्चा अगर साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जैसे विषय जब पढ़ रहा है तो उसे पहले एक चैप्टर को पूरा पढ़ना है। इसको पूरा पढ़ने में, क्योंकि बच्चा पहले पढ़ चुका है 1 से 2 बार, उसे पढ़ने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। 10 से 15 मिनट के समय में उसके हाथ में या तो मार्कर या पेंसिल होना चाहिए, जहां पर वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करता चलेगा। मतलब इस समय जो स्टडी कर रहा है वो आंसर और क्वेश्चन के आंसर देने के उद्देश्य से कर रहा है, मतलब उसे कॉम्प्रिहेंशन की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है। समझ करके जब वो पूरा पढ़ लेगा, उसके बाद अब वो क्वेश्चन सर्च करे जो क्वेश्चन टीचर ने लिखा ही नहीं है। क्योंकि टीचर्स कवर तारा स्कूल में लगभग बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में से बना करके देते हैं और बच्चे कई बार जो सिर्फ पुस्तक के पीछे के क्वेश्चन होते हैं याद करके आते हैं, उनको 50% मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि इतना ही वो क्वेश्चन पेपर के अंदर डालते हैं। बाकी का क्वेश्चन वो टेक्स्ट बुक में से खुद सर्च करके निकालते हैं। तो डियर पेरेंट्स, जब आपके पास, और ये सिर्फ पैटर्न सीबीएसई का भी है, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर को आप उठाएंगे, उनके 10 साल में भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, 10 साल में भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम अगर ये बच्चों को तैयार करेंगे कि आप एक क्वेश्चन रट लो और एग्जाम दे दो, ऐसे कई स्कूल्स हैं जहां पर एक शीट के अंदर बच्चों को 50 से 60 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं पूरे सब्जेक्ट में से, बच्चा उन्हें रट लेता है और उनमें से 25 से 30 प्रश्न उन्होंने पूछ लिए और बच्चे ने आंसर दे दिए, रिजल्ट उसका आ गया, 90-95% मार्क्स मिल गए। लेकिन जब उसको देखेंगे तो स्किल और कॉम्पिटेंसी, जिसकी बात आज एचआरडी मिनिस्ट्री, आज आपकी गवर्नमेंट और सीबीएसई तीनों मिलकर कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर कॉम्पिटेंसी आना चाहिए, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होना चाहिए, बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना चाहिए और बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होना चाहिए। तो वो कैसे होगी? वो कैसे होगी जब तक बच्चे थारो स्टडी के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर एक स्पेशल स्टिमुलस बच्चों के लिए लेकर के आता है। तो इसमें जो मेरा आप लोगों से सजेशन है कि बच्चों को आधे घंटे का समय एक एक सब्जेक्ट के लिए दिया जाए, जिनमें 15 मिनट वो थारो उसका रीडिंग करे, 10 मिनट्स वो क्वेश्चन सर्च करके आंसर लिखे और बाकी के 5 मिनट में वो क्वेश्चन देख ले जो क्वेश्चन टीचर ने लिखाए हैं, वो ये उसका थॉरो रिवीजन होगा। क्योंकि अब जब एग्जाम के समय वो पढ़ेगा तब वो निश्चित तौर पर सिलेक्टिव स्टडी करने के लिए जाएगा। एक और जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, इन 5 सब्जेक्ट के अंदर सीन पैसेजेस आते हैं। सीन पैसेजेस यानी कुछ लाइंस होती है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन बने होते हैं और बच्चे को आंसर लिखना होता है। अब ये हम इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल दें या बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन बोल दें। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, जो पैराग्राफ दिया हुआ है उस पैराग्राफ से आगे और पीछे की जानकारी भी पूछी जाती है। अब ऐसी स्थिति में अगर बच्चे ने पूरा लेसन ढंग से नहीं पढ़ा है तो वो उसका जवाब नहीं दे पाएगा, उसके आंसर नहीं लिख पाएगा।
और उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। घर आके बोलेगा ये तो हमें टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था, ये तो हमें टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था। और इस कंडीशन में बच्चे का जो मार्क्स का नुकसान होने की संभावना बनती है। पहली चीज आप ये देखें, बच्चे मार्क्स के लिए नहीं बल्कि नॉलेज के लिए, विजडम के लिए, स्किल के लिए, कंसेप्ट के लिए पढ़ें, तो शायद हम बेहतर तरीके से उनको समझा पाएंगे। देखिए, मार्क्स तो अपने आप मिलेंगे बच्चे को अगर बच्चे के पास वो स्किल डेवलप हो गई है। राइटिंग स्किल डेवलप है कि मन से आंसर लिख सकेगा, रीडिंग स्किल डेवलप हो गई है कि वो पढ़ करके समझ सकेगा, अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो गई है, क्वेश्चन के आगे पीछे के बात समझ करके वो खुद लिखने की कोशिश करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो गई है, तो वो कोई सी भी प्रॉब्लम जो सामने आ रही है उसको देख के करेगा। मैंने यहाँ पर मैथ्स के बारे में आपसे कोई अभी बात नहीं की है। माननीय पालकगण, मैथ्स सब्जेक्ट में जो अभी स्कूल में RS अग्रवाल चल रहा है 6 to 8 में, और अगर 9 और 10 की बात करें तो NCERT, 11-12 की बात करें तो NCERT के बेस पर फोकस किया जाता है। अब बच्चा कैसे रिवीजन करे? सीनियर क्लासेस के अंदर टीचर्स और बच्चों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है और वो उनकी पूरी शेड्यूलिंग करते हैं अपने हिसाब से। मैथ्स का टीचर मैथ्स में कैसे पढ़ना है वो क्लास में उन्हें बताते हैं, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है वो क्लास में बताते हैं, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है ये बताते हैं, जब अकाउंटेंसी कैसे पढ़ना है ये बताया जाता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपसे क्लासेस 4 से लेके 9 तक की, जहां पर बच्चों को आपको सपोर्ट करना है 1 से लेके 9 ब्रदर आई कैन से, कक्षा 1 से कक्षा 9 तक के बच्चों से, कि वो जब मैथ्स की बुक निकालें, जितने भी एक्सरसाइजेस उस चैप्टर में दी हुई है, हर पैटर्न के 2 से 3 क्वेश्चन वो करे। सबसे अधिक समय उसको मैथ्स में इसलिए देना है क्योंकि मैथ्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो एग्जामिनेशन में आप सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे, भूल जाएंगे, और परिणाम ये होगा कि आप मैथ्स के अंदर पुअर मार्क्स लेकर के आएंगे। पुअर मार्क्स के साथ साथ आपका लॉजिकल माइंड भी उतना डेवलप नहीं होगा। लॉजिकल माइंड डेवलप करने के लिए मैथमेटिकल स्किल का आना बहुत जरूरी है। इसलिए माय डियर पेरेंट्स, व्हाट आई रिक्वेस्ट यू कि बच्चे को लगभग 1 घंटे का समय मैथ्स के लिए दे, जिसमें वो हर दिन एक चैप्टर या कम से कम 3 एक्सरसाइजेस डेली सॉल्व करे। चाहे उसमें एक एक्सरसाइज में 4 या 5 पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, उन 4 या 5 पैटर्न में से वो 2-2 क्वेश्चन चुन ले और 10 क्वेश्चन पर एक्सरसाइज करे, और उसको इन टाइम कि ये 2 मिनट के अंदर करना है, ये बड़ा है इसको 3 मिनट में करना है, इसको 4 मिनट में करना है, तो आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंटली बच्चे ने वो पूरा 3 एक्सरसाइजेस बड़े आराम से कर डाली है। और ये 3 एक्सरसाइज करने के साथ मान लो कोई डाउट आता है, नेक्स्ट डे वो अपने टीचर से आके पूछ भी सकता है क्लास के अंदर। तो इस समय बहुत आवश्यकता है बच्चों को एक अच्छी तैयारी कराने की, उनके अंदर पूरा सपोर्ट सिस्टम आपको डेवलप करना होगा। अब ये तो हो गया मैथ्स का एक पार्ट। सेकंड पार्ट वो ध्यान रखें, बच्चों को जो 1 से लेकर 5 तक होते हैं, स्पेशली 8 तक मैं जहां तक बात करूंगा, यहाँ पर बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है मैथ्स में। और ये वर्ड प्रॉब्लम जो आती है बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि वो उस पूरे इक्वेशन को समझ ही नहीं पाए। अब समझ नहीं पाए क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस में नहीं थे। आपने जैसे ही कहा, घर पे उसने सवाल बताया, पारापा ने कहा कि इसमें 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चे ने दिमाग ही लगाया कि वो कहाँ से आ गया 2 से और 3 का मल्टीप्लाई करना और या डिवाइड करना, और उसने कर दिया, सवाल आ गया, वो हैप्पी। टीचर ने चेक किया, सवाल सही है, राइट लगा दिया। अब एक्चुअल में वो उस पूरी प्रोसेस में कहीं पर भी वो उस प्रश्न को समझने की कोशिश करता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे से कहें कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चे से कहें कि बनाए खुद। जब बच्चा खुद क्वेश्चन बनाने लगेगा तो उसे उसके आइडिया समझ में आएंगे और ग्रेजुअली वो ऐसे किसी भी वर्ड प्रॉब्लम से नहीं डरेगा। एक बहुत अच्छा सुझाव यहाँ पर मीता जैन मैडम का आया है। उन्होंने लिखा है कि बच्चों को एक प्रॉपर डाइट की इस समय आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी डाइट सही रखें, प्रॉपर रखें। इनकी डाइट सही रहेगी तो ये बेहतर तरीके से अपने आप को संभाल पाएंगे, अपनी हेल्थ को देख पाएंगे और हेल्थ के साथ साथ अपने पूरे स्टडी शेड्यूल को भी मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज
वो थका हुआ लग रहा है, वो पढ़ने का मन ही नहीं लग रहा है क्योंकि उसकी डाइट ठीक नहीं। थैंक यू मैम आपके सजेशन के लिए। अब इन सब के साथ-साथ एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि ये सब जो उसने कन्फर्म किया है, लर्न किया है, वो जो लर्न करने के बाद राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। पिछले सालों में देखने में आया कि एक जो अब तो खैर 1 साल हो गया है, बच्चे लिखने लगे, कि जब वापस बच्चे लौट के कोरोना के बाद आए थे, कोविड के बाद आए थे, तो बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। और पहली एग्जामिनेशन के अंदर वो सीधे, क्योंकि जब देखो तब उन्हें ऑनलाइन एग्जामिनेशन मिल रही थी, तब देखो तब वो ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लिखने वाला पार्ट उनका ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। इनकी राइटिंग प्रैक्टिस, इन हर क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस हो, बढ़िया तरीके से शुद्ध और स्पष्ट तरीके से लिख सकते हो, जिससे कि उनकी लर्निंग कंफर्म हो और एग्जाम में उन्हें लिखने में कोई दिक्कत नहीं आए। मैं इस पूरी प्रोसेस को जो समझाने की कोशिश की है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं। बच्चे की शेड्यूलिंग करें, हर सब्जेक्ट को बराबर समय दें इस समय, और बच्चे के साथ रहें। ये 1 महीना अगर आप कुछ काम को छोड़ सकें और बच्चों के साथ रहें, क्योंकि ये 20 दिन अगर बच्चे ने उपयोग कर लिए तो वो रिजल्ट तो ठीक आएगा ही, लेकिन 20 डेज में एक हैबिट डेवलप होगी जो आगे आने वाले समय में आपको रेगुलर स्टडी हैबिट में हेल्प करेगी। आपका आज का कंट्रीब्यूशन, आज का जो आप अपना टाइम सैक्रिफाइस करेंगे, जो कहीं और आप देना चाहते थे, मेरे ख्याल से आपके बच्चों के लिए लॉन्ग लाइफ हेल्प करेगा, क्योंकि ये समय बहुत उपयोगी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय बच्चों का सपोर्ट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यहाँ पर जो मैथ्स का प्रश्न है, मेरा दोबारा लिखा है, मैं पढ़ लूं। मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करवाते टाइम उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझाया जाए, जिससे उन्हें पूरी मेथड समझ आ जाए, क्योंकि बाद में जब बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता कि ये आंसर कैसे आया। बिल्कुल सही है आपका। टीचर्स पूरे एक-एक जो स्टेप होती है वो अपने आप में एक कंसेप्ट होता है। किसी भी, जिस प्रकार से डेरिवेशन फिजिक्स में हम निकालते हैं, ठीक इसी प्रकार से मैथ्स का सवाल भी अपने आप में एक डेरिवेशन होता है, क्योंकि उसके हर एक स्टेप में एक लॉजिक लगा होता है और वो लॉजिक उसको यूज करना होते हैं। टीचर्स कोशिश करते हैं कि वो हर एक लॉजिक्स को बच्चों को एक बार फिर से पुटअप करें। ये सारे जो लॉजिक्स होते हैं, ये लॉजिक्स बच्चे पहले से करके आया होता है, उसको सेट में बनाया जाता है। वो पूरे सेटअप में बनने के बाद वो एक क्वेश्चन पूरा तैयार सॉल्यूशन बनता है। क्योंकि आप देखेंगे ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे डिवाइड हो रहा है, ये इसकी है, तो ये सब पूरा जो ऊपर से नीचे तक चलते हैं हर स्टेप के अंदर, तो बच्चे को हर एक स्टेप की लॉजिक्स के बारे में समझाया जाता है। लेकिन आप भी अगर अपने क्लास अगर लिखे तो मैं उस टीचर से व्यवस्थित तरीके से बात करूंगा। एक तो आपका नाम भी बड़ा अच्छा है। अगर आप मुझे अपने बच्चे की क्लास का नाम लिख दें तो मैं उन टीचर से भी इस बारे में चर्चा डेफिनेटली करूंगा। आपके सजेशंस हमेशा एक्सेप्टेड है, वेलकम है। हिमांशु पाटीदार सर, मैं हिमांशु पाटीदार 7th M में हूँ, मेरे को मैथ समझ में नहीं आता है। 7th M में बात करता हूँ टीचर से। यहाँ पर जो भी पढ़ा रहे हैं वो निश्चित तौर पर आप पर काम करेंगे। हिमांशु पाटीदार, हम कल इसके बारे में आपसे बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, निश्चित तौर पर आप पर आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। मैं आपको यह सजेशन दूंगा मैं कि आप आज से हर दिन 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पैटर्न करना शुरू कर दें और एक एक्सरसाइज को सॉल्व करें अपने मन से। जहां नहीं आ रहा है उस गलत सॉल्यूशन को लेकर के टीचर के पास जाए। टीचर्स देखेंगे आपके कंसेप्ट कहां पर कमजोर है, आपका बेसिक्स का किस लेवल पे कमजोर है, वहां से वो आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैथ समझ में नहीं आने के पीछे रीजन होता है आपका बेसिक्स कमजोर होना। यदि आपके जो बेसिक ऑपरेशन है वो आपको पता नहीं है तो निश्चित तौर पर 6, 7, 8 में दिक्कतें आती हैं। तो आप सवाल सॉल्व करें, जिस भी एक्सरसाइज को लिया हुआ सॉल्व करें, गलत ही सही, लेकिन लेकर के टीचर के पास आए, टीचर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो माननीय पॉलीगॉन, जो मैं बात किया हूँ, मैथ्स थोड़ा सा डिफरेंट है और निश्चित तौर पर मैथ्स हैवी, एक बड़ा हैवी सब्जेक्ट, और इसके लिए काफी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है और वो प्रैक्टिस भी ऑनेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि आपने सॉल्यूशन डायरेक्ट जो कॉपी में लिखा हुआ उतार लिया, सिर्फ मुझे दिखाने के लिए या पेरेंट्स को दिखाने के लिए। याद रहे, आपको एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज और चैप्टर टू चैप्टर एक-एक क्वेश्चन को समझना है और देखना है, एक-एक पैटर्न को समझना है और देखना है, क्योंकि चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। टीचर अपने क्वेश्चन बना करके आपसे पूछेगा और क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स है, जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको आपने खुद समझे, खुद लिखें और कंटेंट को पॉजिटिवली अपने मतलब मगअप करने के लिए नहीं कहूंगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। अच्छा, एक और बात है कि जो कंसेप्ट समझ में आ गया है, अगर बच्चे ने उसने सोच लिया है, होता क्या है कि जब हम लोग देखते हैं शाम को बच्चा सोने से पहले अपना टीवी या मोबाइल के साथ होता है और सुबह फिर वो उठता है तो उसके दिमाग में वही चलता नजर आता है। क्यों ना बच्चा, अगर जो जैसे हिमांशु की बात करूंगा मैं, अगर वो मैथ्स की प्रॉब्लम को लेकर दिमाग में सोएगा, सुबह सॉल्यूशन निश्चित तौर पर मिलेगा। मतलब वो सब्जेक्ट को आप आखिरी में पढ़े जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, निश्चित तौर पर वो क्योंकि डिफिकल्ट लग रहा है, अब 2 या 3 क्वेश्चन कर पाओगे और आपको नींद आ जाएगी। लेकिन जब सुबह उठोगे तो उसी को आप पहले हाथ लगाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में उसी के सॉल्यूशन चलते नजर आएंगे। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कहता कि ये सब पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन मैं अपनी स्टडी के टाइम में यही करता था। सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट को मैं एट द एंड लेता था और जैसे मैं लेता था उसके कुछ करने के बाद मुझे नींद आती थी और सुबह जब मैं उठता था तो मुझे उसके सॉल्यूशन अपने आप सामने दिखाई देने लगते थे। एक रेगुलर शेड्यूल फॉर दिस लास्ट 15 to 20 डेज बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है और स्टूडेंट का एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बड़ा अच्छा सुधर सकता है। मेरे हिसाब से मैं अपने सारे पॉइंट्स रख चुका हूं आप लोगों के सामने, जो मैं आपके रिवीजन के बारे में बात करना चाहता था। मुझे आपसे एक सुदीप जी राठौर का प्रश्न आया है, इंग्लिश ईवीएस रिवीजन किया जाए सर क्लास 3rd जी, इंग्लिश और ईवीएस का रिवीजन किया जाए 3rd जी में। ये मैं देखता हूँ, वैसे रिवीजन चालू हो गए हैं, मैं लगातार क्लासों में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन मैं 3rd जी में जाकर के इसके बारे में पता करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आप तक इसका सही जवाब भी पहुंचा सकूं। और कोई अगर आपके प्रश्न हो तो मैं उसके जवाब देने के लिए तैयार हूं। हम लोग आपके कोई सजेशन हो उसको भी हम लेके चले, लेकिन जो अंतिम बात यह है, बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखें, बच्चों को इस समय खूब पॉजिटिव मोड में रखें, उनके अंदर पॉजिटिव स्पिरिट को इंस्टिल करें। स्ट्रेस इससे बिल्कुल नहीं आने दें, क्योंकि स्ट्रेस से स्ट्रेच आता है, न कि अच्छे रिजल्ट आते हैं। बच्चों से कहें कि बेटा चाहे पहाड़ भी चढ़ना हो तो हमें पहली स्टेप तो लेनी होगी, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारा कंटेंट है तो भी। अच्छा, आपके विद्यालय में बच्चों का सिलेबस बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है, लगभग एक सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में लगभग 10 से 12 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं। मैं कुछ क्लासेस में गया तो वहां तो कुछ टीचर्स ने 50% का रिवीजन भी करा दिया था, जो मैं देख पा रहा था। उनकी कॉपियों के अंदर रिवीजन के जो मार्क है वो दिखाई दे रहे थे। तो आई एम श्योर कि एक अच्छा जो तालमेल पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में है और जो स्टूडेंट्स उसको फॉलो कर रहे हैं, एक अच्छे परीक्षा परिणाम, एक अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ऑल पॉजिटिविटी इज देयर, पॉजिटिविटी अमंग द पेरेंट्स, पॉजिटिविटी अमंग द टीचर्स, पॉजिटिविटी अमंग द लीडर्स, और ये सारी पॉजिटिविटी मिल करके आपके बच्चों के कैरियर को जो है वो काफी ऊपर तक लेकर के जाएगी और उनका कैरियर बनाएगी। मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं, ये सोच करके कि आप लोगों ने मेरी आज जो बातें सुनी है, समझी है, और जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, आज नहीं कल नहीं परसों, इंटेंशन सिर्फ यही है कि बच्चों को रिवीजन इस समय प्रॉपर कराएं। क्लास 10th और 12th के पेरेंट्स, चूंकि उनके बच्चे इस स्कूल में अभी शाम को, कई बच्चे शाम को 7 बजे तक भी रुकते हैं, उनकी पढ़ाई का दारोमदार बहुत ज्यादा उनके ऊपर इस समय स्ट्रेस भी होगा, वजन भी होगा, लगातार बोर्ड बूस्टर क्लासेस भी चल रही हैं। इधर मैं देख रहा हूँ कि क्लास 12 के बच्चे तो शाम को 7 बजे तक हमारे साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चे दूर दराज के हैं वो अपने घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने एक प्रकार की मानसिकता बना ली है कि अपने को सब कुछ झोंक देना है जिससे एक बेस्ट रिजल्ट आए। मेरी आप पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, इन बच्चों को हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, हाई लेवल ऑफ एप्रिसिएशन,
high level of involvement of your is needed, high level of privacy is needed, high level of security is needed and high level of diet schedule is needed. आप लोग इस समय पूरा ध्यान रखें क्योंकि बच्चा बहुत मेहनत करता है, कई बार एग्जाम के समय पहुंचते पहुंचते बीमार हो जाता है तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसे आप सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें, मेंटली भी और फिजिकली भी, क्योंकि दोनों ही आवश्यक है, जब ही वो एक अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। तो थैंक यू वेरी मच पेरेंट्स, मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कुछ देर से चलता है क्या? यस।